हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th की सिविक्स का, जिसका नाम है जी पावर शेयरिंग। ठीक है। ऑल दो चैप्टर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ विद नोट्स, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये सारे के सारे नोट्स जो है मैं इसके साथ एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसमें मैंने पूरा का पूरा चैप्टर इन नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू भी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने हर टाइप के एमसीक्यू, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन और रीजन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन सारे के सारे इंक्लूड किए। ठीक है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर एग्जाम पास है। ठीक है। तो आप है ना रिवीजन वीडियो बनाओ, और रिवीजन वीडियो वो फुल एंड फाइनल होनी चाहिए। ठीक है। और आप बुक के नोट्स के साथ, जो आपने नोट्स बनाया ना चैप्टर के, उसके साथ वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा क्यों? कहते सर वही सेम हो जाएगा, क्योंकि आपने नोट्स के साथ तो पहले भी वीडियो बना रखी है, तो वो सेम सेम हो जाएगी। तो आप है ना हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और एक एक चीज़ समझाने के लिए आप बुक की पीडीएफ से समझाओ। ठीक है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारा एक दिल खुश हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा हमें कि जी हमने सब कुछ पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, कुछ भी नहीं छूटा, और सारी की सारी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एक एक चीज़ जो है कवर हो जाएगी। और इसके बाद फिर ये फुल एंड फाइनल वीडियो रहेगी। ठीक है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, मान लो आपका एग्ज़ाम वगैरह है, कल या परसों ही एग्ज़ाम है, मतलब एमसीक्यू का एग्ज़ाम है, तो एमसीक्यू की वीडियो देख लेना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव भी है, यानी अगर आपका लिखने वाला आ रहा है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो PYQs की भी जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर नोट्स चाहिए हो, तो ये वाले नोट्स और ये वाले नोट्स वगैरह चाहिए हो आपको, तो सीधा कुछ नहीं करना, गूगल पर जाके लिखना है मेन पॉइंट स्टडी, एंटर मारना है, वेबसाइट आपके सामने होगी। नोट्स डाउनलोड करो, प्रिंट करो, सेव करो, शेयर करो, जो करना है करो। ठीक है। वो आपके लिए और एकदम फ्री है, एक भी पैसा पे नहीं करना आपको। ठीक है। आपको पता ही है, मेन पॉइंट स्टडी बनाए इसलिए गया था ताकि आपको हर चीज़ फ्री में मिले। ठीक है। पैसे ही कमाने होते तो आपको पता ही है, बहुत सारे मेल आते हैं मेरे को। ठीक है। क्या आप अपने नोट्स भेज दो हमको, या आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा लो। प्लेटफॉर्म से मेरे कहने का मतलब ऐप है, आपको पता है बहुत अलग अलग ऐप आती है ना, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, तो नहीं करना ना ऐसा। तो इसलिए मैं, पैसे कमाना मोटिव नहीं है, आपका वेलफेयर ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। वो ज़्यादा मेन है मेरे लिए। ओके। तो चलो जी, हम करते हैं चैप्टर शुरू। बट मैं आपको बता दूं, आप फिर भी अगर हमें सपोर्ट वगैरह करना चाहो तो वेबसाइट पे आपको कंट्रीब्यूट का बटन मिल जाएगा। ठीक है। आपको लगे कि जी हाँ हम कर सकते हैं सपोर्ट, हम बाकी बच्चों की भी हेल्प कर सकते हैं, सर की भी हेल्प कर सकते हैं, तो आप सपोर्ट कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है सपोर्ट आप वहाँ पर जो पेमेंट का ऑप्शन है उसी से करो, वहाँ पर जो ऐड होगी ना उस पर भी आप क्लिक करके इनडायरेक्टली सपोर्ट ही करोगे। आप अगर वैसे सपोर्ट नहीं कर सकते तो जो ऐड है उस पर क्लिक कर दो, वो भी हमारे लिए इनडायरेक्टली सपोर्ट ही होगा। आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा, और इनडायरेक्टली सपोर्ट भी हो जाएगा। ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो चलो जी, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। एक एडवाइस ये रहेगी कि मैं आपको ये भी बता दूं, चैप्टर के एमसीक्यू भी मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं। ठीक है। PDF फॉर्मेट में। बट एडवाइस ये रहेगी कि उससे पहले आप एमसीक्यू की वीडियो देख लेना जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, फिर आप सोचोगे सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं करवाया आपने, तो इससे अच्छा है वो एमसीक्यू की वीडियो देखना, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। चलो जी, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो जी चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर को डिवाइड करना, पावर को शेयर करना। जी पावर को शेयर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऑल दो ये एग्जांपल मैं बहुत पहले भी दे चुका हूँ, बट क्योंकि मैंने बोला चैप्टर दोबारा करवा रहा हूँ और एक एक चीज़ करवाऊँगा, तो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो आप और आपका भाई है। ठीक है। आप कुछ करते हो ना, कोई गलत काम करते हो, तो आपको बहुत डांटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, और बहुत सही वाली पिटाई पड़ती है आपको। पर आपका भाई सेम काम करता है या बहन सेम काम करती है, तो उसको कुछ नहीं बोला जाता, उसको बहुत प्यार से बोला जाता है कि बेटा ऐसा मत करना। ठीक है। अब इससे क्या प्रॉब्लम, अब ऐसी चीज़ें है ना, मान लो आपके साथ बढ़ती गई, तो आपको क्या लगेगा जी भेदभाव हो रहा है। इसका मतलब आपके और आपके भाई के बीच में जो पावर का शेयर है ना, वो अच्छे से नहीं है। आपके भाई के पास ज़्यादा पावर है, बहन के पास ज़्यादा पावर है, और आपके पास कम पावर है। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में चढ़ती जाएगी। एक टाइम पे आप फट जाओगे। ठीक है। आप बोलोगे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये भेदभाव क्यों कर रहे हो आप। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके और आपके भाई के बीच में दरार पड़ जाएगी। तो ये तो मैंने एक बिल्कुल घरेलू सा छोटा सा एग्जांपल दिया, बट आप इसे एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से समझो। एक कंट्री में बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। अगर मान लो एक गवर्नमेंट अपने एक टाइप के लोगों को बहुत सारी पॉलिसी बनाए, उनके लिए सोशल वेलफेयर करे उनका, और बाकी को कुछ ना करे, बाकी को बोले कि तुम जाओ जो करना है करो, नहीं कर रहे हम तुम्हारे लिए, तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। खून खराब हो सकता है, सिविल वॉर हो सकती है। तो इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं
ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में अब पता तो चल गया कि आपको पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको किसी कंट्री को सिविल वॉर से बचाना है, खून खराबे से बताना है, तो पावर को शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम दो कंट्रियों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, एक बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, इन दोनों कंट्रियों में ना पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम चल रही थी। दोनों कंट्रियों में अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो थे वो रहते थे। ठीक है, या रहते हैं, आज भी रहते हैं, बट उसमें से इन दोनों में से एक कंट्री है जिन्होंने प्यार से पावर को शेयर कर दिया, इक्वल इक्वल पावर बांट दी, और वहाँ पर आज शांति है। और एक दूसरी कंट्री है, इनमें से एक कंट्री ऐसी है जिसने पावर शेयर नहीं करी और आज भी वहाँ पर दंगे चल रहे हैं, खून खराबा चल रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ आ चुका है पावर शेयरिंग क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर या शेयरिंग ऑफ पावर इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। ओके, और मैं आपको बता दूं इंडिया में भी पावर शेयर हो रखी है। आपको पता है इंडिया में भी अलग अलग ऑर्गन में पावर शेयर है। इंडियन गवर्नमेंट के या इंडिया में है ना 3 इंस्टीट्यूशन है, 3 ऑर्गन है। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये क्या होते हैं? लेजिस्लेचर तो आपको पता ही है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है जी क्या, लॉ बनाने वाले। इंडिया में लॉ कहाँ से बनते हैं, कौन बनाता है? पार्लियामेंट से बनते हैं, एमपी वगैरह बनाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा उसी के अंडर आता है। तो बेसिकली लॉ मेकिंग जो है वो लेजिस्लेचर के अंडर आता है। हमारा एग्जीक्यूटिव में जो एग्जीक्यूट करते हैं किसी पॉलिसी को या लॉ को, जैसे कि आईपीएस आईएएस वगैरह आते हैं। जुडिशरी में कौन आते हैं? हमारे जज वगैरह आते हैं, कोर्ट वगैरह आती है। तो ये इन तीनों के बीच में, इन तीनों ऑर्गन के बीच में भी इंडिया के अंदर पावर डिवाइडेड है। कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कोई कम नहीं है, तीनों इक्वली पावरफुल है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, बट मैंने बोला था हर एक चीज़ समझाऊंगा, तो भाई ओवरव्यू से भी समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ पे, बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, तो पहले ना इस चैप्टर में हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बोला था ना बेल्जियम में पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम थी। अरे किन में पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम थी, कौन से लोग रहते थे वहाँ पर, तो उसके बारे में सबसे पहले हम देखने वाले हैं। आप देख ही सकते हो मैंने सब कुछ रंग बिरंगा कर रखा है ना, क्योंकि एक एक चीज़ समझानी है। तो पहले तो बेल्जियम एक कंट्री है, ये हमें पता है। तो बेल्जियम है कहाँ पर? मैं आपको बता दूँ कि यूरोप है ना, आपको पता है ना यूरोप एक कॉन्टिनेंट है ना। जैसे कि आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, वैसे एक यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता है कि वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ऐसे इंटरेक्शन रहेगा ना तो मज़ा आएगा। तो बेल्जियम जो है एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर, और मैं आपको बता दूँ उसका जो एरिया है ना वो बहुत छोटा है। हमारा जो हरियाणा है ना, हरियाणा से भी छोटा उसका एरिया है। ठीक है, और मैं आपको, आप खुद सोच सकते हो, हमारा जो हरियाणा है वो एक स्टेट है, इंडिया का स्टेट है, और बेल्जियम एक कंट्री है। फिर भी बेल्जियम जो है वो हरियाणा से छोटी है। और बेल्जियम के अड़ोस पड़ोस में कौन कौन सी कंट्री है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। 1 मार्क्स में पक्का क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि बेल्जियम की नेबर कंट्री कौन कौन सी है। याद रखना, चारों नाम याद होने चाहिए, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से बिल्कुल आती है, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है बस वहाँ की। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। अब एथनिसिटी का मतलब क्या होता है? सोशल डिवीजन ऑन दी शेयर्ड कल्चर, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। सोशल डिवीजन मतलब सोशल डिवीजन हो रखा है, कल्चर तो वहाँ पर लोगों का सेम है, शेयर्ड कल्चर है, बट डिवीजन अलग अलग हो रखे हैं। यानी मैं आपको बता दूं कल्चर, यानी कल्चर के बेसिस पे तो हमारे बेल्जियम के सारे लोग सेम है ना, सेम कल्चर है, बट लैंग्वेज में बटे हुए हैं वो। वहाँ पर मैं आपको बता दूं 3 लैंग्वेज बोली जाती है हमारे बेल्जियम में। कौन कौन सी? एक डच, एक फ्रेंच और एक जर्मन। ठीक है, अब पहले ना मैं आपको इस पिक्चर से समझा देता हूँ, इस मैप से समझा देता हूँ। ठीक है, बेल्जियम के मैप से समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जी हमारा बेल्जियम का मैप है। जैसे मैंने आपको बताया बेल्जियम में ना 2 मेन स्टेट है। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट है ना, तो वैसे ही बेल्जियम के अंदर 2 स्टेट है। एक का नाम है जी फ्लेमिश, ये जो येलो से आपको दिख रहा है ना, येलो है, ग्रीन है। मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मैक्सिमम लड़के कलर ब्लाइंड होते हैं, तो ये शायद ग्रीन ही लग रहा है मेरे को, तो थोड़ा तोतिया जैसा लग रहा है, ग्रीन ही होगा। ठीक है, तो ये जो है ये है हमारा फ्लेमिश रीजन। ठीक है, यहाँ पर है ना ज़्यादातर जो लोग हैं वो रहते हैं हमारे बेल्जियम के 59% जो पॉपुलेशन है, 59 है ये। ठीक है, 59% जो हमारी पॉपुलेशन है, ये 51 लग रहा होगा आपको, बट ये 59 है। मैं इसको काट ही देता हूँ, कन्फ्यूजन बढ़ेगी नहीं तो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन रहती है बेल्जियम की, और जो कौन सी लैंग्वेज बोलती है वो बोलती है जी डच। क्या लैंग्वेज बोलती है? डच। ठीक है, फ्लेमिश रीजन में डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं जो कि 59% है। ठीक है, ये रेड रीजन दिख रहा है आपको, ये है जी हमारा वोलोनिया रीजन। कौन सा रीजन? वोलोनिया रीजन। ठीक है, और वोलोनिया रीजन में रहती है जी 40% पॉपुलेशन जो बोलती है क्या? फ्रेंच। ठीक है, यानी 59% तो यहाँ डच रहते हैं और 40% यहाँ पर कौन रहते हैं? ये रहते हैं जी हमारे फ्रेंच। अब आप बोलोगे सर 59% और 40% 99% हो गए, 1%, तो 1% है ना वो यहाँ रहते हैं
ठीक है, मतलब वलोनिया का ही एक पार्ट है, यहाँ पर रहते हैं और वहाँ वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो है जी जर्मन। मैंने आपको बोला था ना डच लोग यहाँ रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, वलोनिया में फ्रेंच लोग रहते हैं और यहाँ पर हमारे वलोनिया का ही कोना का पार्ट है, वहाँ पर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं। चलो जी, हमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही बातें लिखी हुई। अच्छा, एक चीज़ और समझा दूं कि इसमें आप देखोगे कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये बेसिकली है कैपिटल। जैसे कि हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, वैसे ही हमारे बेल्जियम की कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स है इसका नाम। और ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है, ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग, कितने परसेंट, 80% जो लोग हैं वो बोलते हैं जी फ्रेंच, और जो 20% लोग हैं वो जो बोलते हैं वो डच बोलते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। चलो थोड़ा सा और समझा देता हूँ, फिर हम रीडिंग वाले मटेरियल पे जाएंगे। मैं आपको बता दूँ कि देखो, इंडिया के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन है वो कहाँ से बनते हैं। इंडिया के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन, आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो उसकी कैपिटल से यानी दिल्ली से बनते हैं। पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर ही है ना, सारे एमपी वगैरह दिल्ली के अंदर ही बैठ के रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। तो वैसे ही हमारे बेल्जियम में भी सेम था। ब्रुसेल्स के अंदर जो गवर्नमेंट थी ना, वही रूल्स और रेगुलेशन बनाती थी। अब ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में एक मज़े की बात थी, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर है ना फ्रेंच लोगों का डोमिनेंस था, 80% लोग फ्रेंच थे ना, तो वो क्या करते थे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। और जो भी पॉलिसी है ना, जो वेलफेयर की पॉलिसी है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लोगों के फेवर में बनाते थे। और डच लोग 59% होने के बावजूद भी पूरी कंट्री में, मैं आपको बता दूं, पूरी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा लोग थे ना वो थे हमारे डच लोग। बट क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कैपिटल में यानी ब्रुसेल्स में सिर्फ 20% थी और 80% फ्रेंच की पॉपुलेशन थी, इसलिए ज़्यादातर जो पॉलिसी थी वो फ्रेंच के फेवर में बनती थी। फ्रेंच जो थे इसी मारे थोड़ा सा अमीर वगैरह भी हो गए थे। तो यही जो थी वो दिक्कतें थी, और यही दिक्कतें बढ़ने लग गई, और कहीं ना कहीं डच और फ्रेंच के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। डच ने बोलना स्टार्ट कर दिया, जी हमारे लिए भी तो पॉलिसी बनाओ, हमारे फेवर में भी कुछ पॉलिसी बनाओ। आप फ्रेंच के लिए करते जाओगे ना, क्योंकि आपको साफ समझ आ रहा है कि पावर शेयरिंग इक्वल नहीं है। फ्रेंच के पास थोड़ी ज़्यादा पावर थी हमारे बेल्जियम के अंदर, और डच के पास थोड़ी कम पावर थी, और इसी चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई डच और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, क्या उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया या नहीं किया, वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले तो ये रीडिंग वाला पढ़ लेते हैं। तो देखो लिखा है 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रहती है, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो, और 40% जो लोग हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं और जो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है 1% वो जर्मन बोलते हैं। ब्रुसेल जो कि कैपिटल है, वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और जो 20% लोग हैं डच है, और इसलिए जो जितनी भी पॉलिसी होती है ना वो हमेशा फ्रेंच स्पीकिंग के लिए ही बनती है, उन्हीं के फेवर में बनती है, और इसीलिए जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो ज़्यादा रिलेटिवली रिच और पावरफुल थे, और जो हमारे डच स्पीकिंग थे उन्हीं को इकोनॉमिक बेनिफिट, एजुकेशनल बेनिफिट और ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बाद में मिली। और इसी वजह से डच लोग है ना हमेशा गुस्सा रहते थे फ्रेंच लोगों से, और इसी चक्कर में मैं आपको बता दूं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। 1956 और 1950s में और 1960s में जो डच और फ्रेंच के बीच में जो तनातनी थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और ख़ासकर ब्रुसेल्स में, है ना। ब्रुसेल्स में क्यों बढ़ गई थी जी, क्योंकि ब्रुसेल्स तो कैपिटल था, वहाँ पर 80% लोग जो थे वो फ्रेंच थे। आई एम सॉरी, थोड़ा सा फीवर सा हो रहा है मेरे को, बट क्योंकि आपके एग्ज़ाम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को बनाना ही है, ठीक है। चलो जी, तो समझ आ गया आपको। डच जो लोग हैं वो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी होने के बावजूद भी कैपिटल में माइनॉरिटी में थे, 20% थे सिर्फ कैपिटल में। इसी बात का फ़ायदा जो था वो फ्रेंच लोगों को मिला, और उन्होंने अपने ही लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। हमें साफ पता चल रहा है कि जी जो हमारा बेल्जियम था उसमें कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम थी। फ्रेंच के पास कम पावर थी, फ्रेंच के पास ज़्यादा पावर थी, डच के पास कम पावर थी। तो क्या उन्होंने इसको सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, या आज भी वहाँ पर दंगे चलते हैं, प्रॉब्लम चलती है डच और फ्रेंच के बीच में, वो हम बाद में देखेंगे। बट पहले दूसरी कंट्री जिसका नाम मैंने आपको पहले बता दिया था, दैट इज़ श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता है एक आइलैंड कंट्री है, जैसे कि आपको पता है ये अपना भारत, प्यारा भारत, और उसके नीचे ये है जी अपना श्रीलंका। तो एक आइलैंड कंट्री है, आसपास पानी ही पानी है, बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है यहाँ की, बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन वाइज बताऊँ मैं आपको तो 74% जो पॉपुलेशन है ना, ठीक है, हमारे श्रीलंका की 74% पॉपुलेशन जो है वो सिन्हाला स्पीकिंग है। सिन्हाला मतलब एक लैंग्वेज है, सिन्हाला जैसे हिंदी इंग्लिश होती है ना, हिंदी इंग्लिश उर्दू पंजाबी, तो वैसे सिन्हाला एक भाषा है, ठीक है। 74% लोग जो है वो सिन्हाला स्पीकिंग है, ओके। और जो 18% लोग हैं वो है तमिल। अब तमिल आप बोलोगे सर तमिल क्या श्रीलंका में भी है? हाँ जी बिल्कुल, तमिल श्रीलंका में भी, अपने तमिलनाडु में भी है, भारत के अलग अलग पार्ट में भी है। वैसे ही जो है जो अपने तमिल है वो हमारे श्रीलंका में भी है। अब मैंने अपने बोला है, अपने तमिल क्यों बोला है वो भी मैं समझाता हूँ।
देखो तमिल स्पीकिंग कितने हैं हमारे श्रीलंका के अंदर 18%। और मैं आपको बता दूं श्रीलंका में भी जो तमिल है ना वो दो पार्ट में बटे हुए हैं, मतलब दो तरह के हैं। एक तो श्रीलंकम तमिल जो पहले से श्रीलंका में रहते थे, हमेशा से श्रीलंका में रहते थे, वो है जी 13%। और बाकी जो 5% थे वो थे जी इंडियन तमिल। कौन थे? वो थे इंडियन तमिल। यानी मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ इंडिया में यहाँ तमिलनाडु है, तो बहुत सारे तमिलनाडु से लोग जो थे वो काम की तलाश में श्रीलंका गए और फिर वहीं पर होके रह गए। ठीक है, तो श्रीलंका में जो हमारे तमिल थे वो टोटल मिला के थे 18%, और 18% में से जो 13% थे वो थे जी श्रीलंकन तमिल, और बाकी 5% थे वो थे इंडियन तमिल। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो तो 78% और 74% और 18%, सर ये कितने हो गए? ये तो 92% हो गए। बाकी 8% कौन थे सर? तो मैं आपको बता दूं बाकी जो उसमें से 8 में से 7% जो लोग थे वो थे क्रिश्चियन। अच्छा क्रिश्चियन, चलो क्रिश्चियन बोला है, पहले लैंग्वेज बता देता हूँ उनकी लैंग्वेज क्या थी। तो जो 7% लोग थे ना उन 8% में से वो सिन्हाला भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। समझ रहे हो ना? वो सिन्हाला, ये देखो लिखा है ना 7% जो थे उसमें से वो सिन्हाला भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। ओके, और मैं आपको बता दूं जो 1% थे वो अदर थे। ठीक है, ये तो हो गई लैंग्वेज के बेसिस पे। 74% जो थे वो सिन्हाला थे, 18% जो थे वो तमिल थे, और जो सिन्हाला प्लस तमिल यानी जो लोग सिन्हाला भी बोलते थे तमिल भी बोलते थे वो थे 7%, और 1% अदर्स थे। अब मैं अगर धर्म की बात करूँ, रिलीजन की बात करूँ ना, तो मैं आपको बता दूं जो ज़्यादातर हमारे सिन्हाला स्पीकिंग थे ना, 74% जो सिन्हाला स्पीकिंग थे वो बोलते थे जी बुद्धिस्ट, वो मानते थे जी बुद्धिस्ट रिलीजन को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बताऊंगा मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो हमारे सिन्हाला स्पीकिंग है ना श्रीलंका के अंदर, उनका धर्म है बुद्धिस्ट। ठीक है, और जो हमारे जो हमारे 7% है जो तमिल भी बोलते हैं, जो सिन्हाला भी बोलते हैं, वो है जी क्रिश्चियन। ओके, और जो हमारे 18% तमिल है ना, जो सिर्फ तमिल बोलते हैं, वो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। क्या समझ आया? 74% जो सिन्हाला है वो है जी बुद्धिस्ट धर्म से, 18% जो है वो हमारे तमिल वो है जी हिंदू और मुस्लिम धर्म से, और जो 7% है जो सिन्हाला भी बोलते हैं तमिल भी बोलते हैं वो है जी क्रिश्चियन, और 1% अदर है। ये बात हमको समझ आ गई। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब क्या श्रीलंका में कुछ प्रॉब्लम हुई इस चक्कर में? हाँ जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं आपको बता दूं श्रीलंका में भी भेदभाव होता था। किनके साथ भेदभाव होता था जी? इनके साथ भेदभाव होता था। 18% तमिल के साथ भेदभाव होता था। अब क्या भेदभाव होता था वही हम पढ़ेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो अच्छा एक बात और लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, श्रीलंका और हमारे ब्रूसल्स दोनों में कंट्री को टूटने की बात आ गई थी। मतलब मैं अगर बात करूं पहले तो श्रीलंका का तो मैंने चलो पूरा नहीं बताया, अभी तक लिखा हुआ भी नहीं है पूरा, बट मैं आपको बता दूं जो हमारा बेल्जियम था ना, तो बेल्जियम में तो जो डच थे और फ्रेंच थे उनके बीच में इतना तनी हो गई थी, इतना तनी हो गई थी कि अलग कंट्री बनाने की डिमांड स्टार्ट हो गई थी। धीरे धीरे कंट्री टूटने की बात तक आ गई थी। अब वो सॉल्व उन्होंने करी नहीं करी वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले देखते हैं जी श्रीलंका का पूरा केस। ठीक है, तो श्रीलंका के अंदर भी पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम थी, बिल्कुल थी। श्रीलंका में भेदभाव हो रहा था तमिलों के साथ। कैसे भेदभाव हो रहा था वही हम पढ़ेंगे। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका जो था वो एक अलग कंट्री बना 1948 में, वो भी पहले अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके एक साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ। एक मज़े की बात बता देता हूँ, श्रीलंका का नाम है ना स्टार्टिंग में श्रीलंका नहीं था, पहले उसे सिलोन नाम से जाना जाता था, और 1972 में इसका नाम चेंज होकर श्रीलंका पड़ा। ठीक है, चलो अब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि श्रीलंका में भेदभाव होता था तमिलों के साथ। तो क्यों भेदभाव होता था, तो मैं आपको बता दूं कि जब 1948 में जो हमारा श्रीलंका था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, अलग कंट्री बनी है तो अलग गवर्नमेंट होगी, तो जो गवर्नमेंट बनी थी ना उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो थे हमारे सिन्हाला स्पीकिंग, और सिन्हाला स्पीकिंग ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और सिर्फ सिन्हाला लोगों के लिए ही काम करना स्टार्ट किया। कुछ ऐसे रूल्स वो लेकर आई जिससे साफ पता चलता था कि वो जो रूल है वो है जी मेजॉरिटेरियन रूल। अब ये मेजॉरिटेरियन या मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है इसको हम पढ़ लेते हैं। ये लिखिए देखो जी मेजॉरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन। तो मेजॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा बिलीव होता है जिसमें सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही काम होता है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो विशेष होती है, डिमांड होती है, उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। मतलब हमारी श्रीलंका की जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी, ज़्यादातर लोग सिन्हाला कम्युनिटी के थे, तो उन्होंने मेजॉरिटेरियन मेजर लेना स्टार्ट कर दिया और सिर्फ सिन्हाला लोगों के लिए ही काम करना शुरू किया, और तमिल लोगों की बातों को तो सुना भी नहीं, उनको तो बिल्कुल अनसुना कर दिया, उनके साथ भेदभाव किया। कैसे भेदभाव करा
वो हम देखेंगे, बट अब थोड़ा सा पहले आ जाते हैं जी नीचे, ठीक है। चलो, तो 1956 में मैं आपको बता दूं एक एक्ट पास हुआ था, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था। उसमें उन्होंने 3 चीज़ें बोली थी। क्या क्या चीज़ें बोली थी? पहली चीज़ तो उन्होंने ये बोली कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, ठीक है। 1956 के एक्ट में श्रीलंका के अंदर सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब जो तमिल थे वो तो बोलने लगे बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है, हमने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, बट हमारी जो लैंग्वेज है तमिल उसको भी तो रिकॉग्निशन दो, उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ या कुछ तो रिकॉग्निशन दो। बट ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई, वो भी सिन्हाला को। तो यानी साफ पता चल रहा है मेजॉरिटेरियन एक्ट था, सिर्फ मेजॉरिटी की बात सुनी गई। मेजॉरिटी कौन थे? हमारे सिन्हाला, उन्हीं की लैंग्वेज को क्या बनाया? ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। दिक्कत क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ और क्या करी? प्रेफरेंशियल पॉलिसी बनाई, ठीक है, जो कि फेवर करती थी सिन्हाला एप्लीकेंट्स को, जो कि यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट जॉब वगैरह में अप्लाई करते थे। मेरे कहने का मतलब मैं समझाता हूँ। मान लो मैं हूँ सिन्हाला स्पीकिंग, ठीक है, और आप हो तमिल स्पीकिंग, दोनों हम श्रीलंका में रहते हैं और सेम नंबर आए हमके, आपके और मेरे दोनों के सेम नंबर आए, हम दोनों गए कॉलेज में, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए गए, हम दोनों के दोनों नंबर सब कुछ सेम है, सारी इंटेलिजेंसी सारी स्किल सब सेम है हम में, ठीक है। दोनों बैठे इंटरव्यू में, ठीक है, मेरे से सवाल पूछे जाते हैं सिन्हाला में, मैं जवाब दे देता हूँ। आपसे सिन्हाला में सवाल पूछे जाते हैं, आप कहते हैं जी मेरे को सिन्हाला नहीं आती, तो वो पता क्या कहते, कहते जी घर जाओ। है ना भेदभाव? मेरे को जॉब मिल जाती है क्योंकि मेरे को सिन्हाला बोलनी आती है, बट आपको जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती जी? क्योंकि आपको तमिल बोलनी आती है, सिन्हाला बोलनी नहीं आती, ठीक है। तो मतलब फेवर किया जाता था सिन्हाला स्पीकिंग का। इसका मतलब ये भी एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था, है ना। और तीसरी चीज़ क्या करी गई? तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ क्या करी गई? जो बुद्धिज़्म है उसे प्रोटेक्शन दिया गया, उसे प्रमोट किया गया एज अ स्टेट रिलीजन। अब आप बोलोगे सर बुद्धिज़्म कहाँ से आ गया? याद है ना मैंने आपको ऊपर बताया था कि ज़्यादातर जो हमारे जो 74% जो हमारे सिन्हाला स्पीकिंग थे उनका धर्म था बुद्धिस्ट, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे सिन्हाला स्पीकिंग है उन्होंने बोला जी हमारा धर्म है बुद्धिस्ट, तो हम बुद्धिज़्म को प्रमोट करेंगे, ठीक है। और बाकी जो हिंदू मुस्लिम और जो क्रिश्चियन है उनको उनकी बातें मतलब छोड़ दी, उनको डिसरिगार्ड कर दिया गया एक तरह से, ठीक है। तो ये एक तरह से जो मेजॉरिटेरियन एक्ट आए थे ना, ये भेदभाव करते थे, ठीक है। चलो, अब इससे क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल थे ना, उनके मन में एक तरह से एलियनेशन उन्होंने एलियनेटेड कह सकते हैं। एलियन का मतलब समझते हो आप क्या होता है? जैसे कि अगर हमारे वर्ल्ड पे, हमारी अर्थ पे अगर कभी एलियन उतरेगा तो उसे कैसा लगेगा? अलग अलग लगेगा ना। तो वैसे ही श्रीलंका के तमिल ने भी अपने आप को अलग थलग महसूस करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगा यार ये हमारी ज़मीन नहीं है क्या? हम यहाँ पर पैदा नहीं हुए क्या? हम यहाँ पर काम नहीं करते क्या? हमारी भी ज़मीन है, हम भी काम करते हैं, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? तो यही प्रॉब्लम बढ़ी, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। मैं आपको बता दूं, और इसी की वजह से जो हमारे तमिल थे और जो हमारे सिन्हाला थे उनके बीच में जो रिलेशन थे ना वो ख़राब होते हुए चले गए, खून खराबा होते हुए चला गया, ठीक है। अब कैसे खून खराबा हुआ, कैसे लड़ाई हुई, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, बट पहले तो ये देख लेते हैं। श्रीलंका का मैप है ये, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो दिख रहा है ना ज़्यादातर एरिया, यहाँ पर जो रहते हैं कौन से लोग रहते हैं? ज़्यादातर हमारे सिन्हलीज लोग रहते हैं, सिन्हाला लोग रहते हैं, ठीक है। ये जो थोड़ा सा रेड सा दिख रहा है, ठीक है, ये जो है हमारे श्रीलंकन तमिल है, जैसे कि आपको पता है ये 13% है। और जो हमारे ये दिख रहा है, ये थोड़ा ब्राउन जैसा दिख रहा है, ये हमारे इंडियन तमिल का एरिया है, ठीक है। और ये डॉट दिख रहे हैं, ये आप कह सकते हो मुस्लिम है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, आपको ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। चलो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो एक्ट आए थे 1956 में, इससे ना बहुत भेदभाव क्रिएट हो गया, या बहुत दरार क्रिएट हो गई हमारे सिन्हाला और तमिलों के बीच में, लड़ाई बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई। तमिलों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, ठीक है, तमिल को भी रिकॉग्निशन दिया जाए और हमें भी अपॉर्चुनिटी दी जाए जॉब्स में, एडुकेशन में, हमारे बच्चों को भी एडमिशन दिया जाए, भेदभाव ना किया जाए लैंग्वेज के बेस पर, ठीक है। बट जो उनकी डिमांड थी ना उनको हमेशा डिनाई कर दिया जाता था, ठीक है। ये वही लिखा हुआ था, डिमांड मोर ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वॉज रिपीटेडली डिनाइड। मतलब बोला जाता था घर जाओ, कोई डिमांड पूरी नहीं करेंगे हम आपकी, ऐसे बोला जाता था, भेदभाव किया जाता था मतलब। और 1980s में क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या था, एक अलग कंट्री डिमांड कर दी जिसका नाम था जी तमिल इलम।
मैं आपको बता दूं 1980s में, मतलब 1980s में तमिल इतना परेशान हो गए कि बहुत सारी तमिल ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलग कंट्री डिमांड करना शुरू कर दिया जिसका नाम था तमिल एलम। उन्होंने बोला कि हमें एक अलग तमिल एलम चाहिए, एक स्टेट चाहिए जो कि सिर्फ तमिलों का हो। कहाँ पर चाहिए? नदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब नदर्न ईस्टर्न पार्ट में क्यों मांग रहे थे जी? क्योंकि नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में ही ज़्यादातर श्रीलंका के लोग रहते, श्रीलंका के तमिल लोग रहते थे। देखो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में कह रहे जी हमको ये अलग कंट्री दे दो, हम अलग कंट्री बना लेंगे। देखो क्योंकि यहाँ पर तमिल लोग ज़्यादा रहते थे, कहते हमको अपनी अलग कंट्री दे दो। अब इससे जो थी तो वो दिक्कतें और बढ़ गई, ठीक है। इससे जो थी मतलब जो हमारे श्रीलंकन के जो सिन्हाला लोग थे उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया हम आपकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो अब कंट्री तोड़ने की बात करोगे। तो अब है ना ये जो लड़ाई चल रही थी ना वो खून खराबे में बदल गई। मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली बात है आर्मी किसकी तरफ होगी? आर्मी जो थी वो गवर्नमेंट की तरफ थी और गवर्नमेंट किसकी थी? सिन्हाला लोगों की। तो अब खून खराबा स्टार्ट होने लग गया, एक तरफ तमिल एक तरफ आर्मी, और बहुत दंगे हुए, बहुत खून खराबा हुआ, ठीक है। और सिविल वॉर हो गई बेसिकली। सिविल वॉर का मतलब आप समझते हो जब घर के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है। आपको पता है ना कि जो हमारा श्रीलंका था घर में लड़ाई हो रही थी, कोई और हमला नहीं कर रहा था, पाकिस्तान ये बांग्ला कोई हमला नहीं कर रहा था इन पे, ये खुद ही आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। खून खराबा हुआ बहुत बड़े लेवल पे। मैं आपको बताऊं बहुत लोग मरे, बहुत ज़्यादा लोग मरे, ठीक है। कहीं ना कहीं इंडिया पे भी इम्पैक्ट, देखो आपको पता ही है हमारे सेंटीमेंट जो है वो तमिल के साथ है, ठीक है। और तो मैं आपको बता दूं ना इस चीज़ से तमिलों को फ़ायदा हुआ और ना ही सिन्हाला को फ़ायदा हुआ, फ़ायदा किसी को नहीं हुआ, खून खराबा हुआ, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे सिविल वॉर। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो तमिल ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने तो अपने, ये पहला ऐसा मिलिटेंट ग्रुप था जिन्होंने अपने एयरप्लेन्स और जेट वगैरह थे उनके पास, पूरे पूरे वर्ल्ड में ये पहला एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप था जिनके खुद के जेट थे। मतलब बहुत खून खराबा हुआ, बहुत सेटबैक लगा। मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक, कल्चर और सोशल में बहुत सेटबैक लगा श्रीलंका को, बहुत पीछे चला गया श्रीलंका। खून खराबा हुआ, इतना लोग मरे, कोई एक जगह यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है। मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग जो थे वो फिर जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे वो फिर हमारे भारत में ही वापस आ गए, ठीक है। और ये कितना मुश्किल होता है आप जब अपनी ज़मीन छोड़ के दूसरे देश में आते हो। अब उनके लिए तो भारत फिर दूसरा देश ही होगा, बेशक यहाँ पर हमारी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, बट घर घर होता है, ठीक है जी, घर घर होता है, ये बात आपको पता है। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई सबके लिए। देखो दोनों ही लोग मरे, सिन्हाला भी मरे और तमिल भी मरे, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बट एंड में जाके 2009 में सिविल वॉर एंड हो गई, सिविल वॉर एंड हो गई, खून खराबा एंड हो गया। बट दिक्कतें आज भी चल रही है, और ये दिक्कतें आज भी क्यों चल रही है पता है? क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट आज भी जो है वो पावर को शेयर करने के लिए रेडी नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आज भी है वहाँ पर, ठीक है। अब मैं ना इसको इंडिया से कंपेयर करता हूँ, आप देखना इंडिया में कितनी अच्छी बात है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि इंडिया को ग्रेट क्यों बोला जाता है, हम इंडिया को ग्रेट क्यों बोलते हैं। इंडिया में ना मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, ये बात आपको भी पता है, मैं भी हिंदी में समझा रहा हूँ और आप भी हिंदी में समझ रहे हो। क्या पता आप में से ज़्यादातर लोग मराठी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, तमिल हो, ठीक है, कर्नाटक से हो, तेलुगु हो, और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं खुद जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को जो कि वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, यूपी से, झारखंड से, है ना, केरला से, तमिल से वीडियो देखते हैं ये, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को हिंदी आती है। बट आप बता सकते हो कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? वो है ना हिंदी नहीं है। एक्चुअल में इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज ही नहीं है। पता है क्यों, ऐसा क्यों किया गया, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जैसा श्रीलंका में हुआ वैसे इंडिया में भी हो, है ना। तो इसलिए इंडिया को ग्रेट कहा जाता है। और इसलिए ही मैं आपको बता दूं हर लैंग्वेज, पता है मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं अगर कोई दूसरी लैंग्वेज के लोगों से हम जब मिलते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि हमारे आपकी लैंग्वेज में हम कैसे अपना नाम लिख सकते हैं, कोशिश करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है दूसरी लैंग्वेज के लोगों से मिलने पे। बट श्रीलंका में इस चीज़ को उन्होंने अपोज में देख लिया, उन्होंने भेदभाव करना शुरू कर दिया और तभी दिक्कतें क्रिएट होती है, ठीक है। मेरे भी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज के दोस्त हैं, बट इसमें लड़ने की क्या ज़रूरत थी, और खून खराबा तो बिल्कुल नहीं जैसे कि श्रीलंका में हुआ। चलो आज भी दिक्कतें चल रही है, श्रीलंका ने तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। अब आते हैं थोड़ा सा बेल्जियम पे, ठीक है। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, टॉपिक के से नाम से ही पता चल रहा है कि बेल्जियम ने अकोमोडेट कर लिया। कैसे अकोमोडेट करा, मतलब मैं आपको बता दूं जो पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम थी ना उसने सॉल्व कर लिया। अब कैसे पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करी हमारे बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, मैं आपको बता दूं। बेल्जियम की गवर्नमेंट को एक बात समझ आ गई थी कि अगर हमने शांति का कोई रास्ता नहीं अपनाया तो हमारी कंट्री के अंदर भी सिविल वॉर होगा, दूसरे लोग अलग अलग कंट्री की डिमांड करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं श्रीलंका के जो लीडर थे उन्होंने सही रास्ता अपनाया। 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 बार चेंज किए ताकि सारे के सारे लोग शांति से रह पाएँ,
ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए और उन्हीं स्टेप को बोला जाता है बेल्जियन मॉडल, और बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। और उसी की वजह से, इसी बेल्जियन मॉडल की वजह से वहाँ पर आज शांति है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पहली बात जो थी बेल्जियम मॉडल की वो ये लिखी हुई है कि आपको याद है ना कि जो हमारा बेल्जियम का कैपिटल था क्या, ब्रुसेल्स, किसकी मेजॉरिटी थी, फ्रेंच की, कितने परसेंट, 80%, डच कितने थे, 20%। तो पहली बात तो ये लिखी गई कि हमें ना सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से हटानी पड़ेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया गया कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना हमारी, उसके अंदर जो डच मिनिस्टर होंगे और जो फ्रेंच मिनिस्टर होंगे उनको इक्वल रखा जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात बोल दी कि दिक्कत ही ख़त्म करो, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जितने डच मिनिस्टर है उतने फ्रेंच मिनिस्टर रखो। पहली दिक्कत तो यही खत्म, जो डच थे वो खुश हो गए, फ्रेंच भी खुश हो गए कि जी इक्वल है, ज़्यादा नहीं दिया ना कम दिया, दोनों खुश। तो दूसरी बात क्या करी गई, दूसरी बात ये करी गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। दो एरिया थे ना हमारे, फ्लैमिश और वलोनिया, तो उनमें भी पावर दे दी गई। अब है ना स्टेट गवर्नमेंट को हर चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना नहीं पड़ता था। यही देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बार बार पूछना नहीं पड़ता था, वो अपने इंडिविजुअली फैसला ले सकते थे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई, ठीक है। इससे जो फ्लैमिश रीजन थी वो अपने जो मेजॉरिटी लोग थे, फ्लैमिश एरिया में कौन रहते थे, हमारे डच लोग रहते थे। तो डच लोगों के लिए थोड़ा बहुत काम करना, मतलब अपनी मेजॉरिटी के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अब हर चीज़ के लिए पूछना नहीं पड़ता था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ क्या कर दी, मैं आपको बता दूं कि ब्रुसेल्स में ना जो फ्रेंच लोग थे और जो डच लोग थे वो दोनों की दोनों, बोथ जो थे, बोथ कम्युनिटी इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए एग्री हो गई। फ्रेंच ने बोला कि जी हाँ ठीक है, हम 80% है यहाँ पर, ठीक है, हम इक्वल करने के लिए रेडी हैं, जितने फ्रेंच होंगे उतने ही डच रखेंगे। ये हो गई, ये चीज़ हो गई। और इस चीज़ को देखते हुए फिर डच ने भी अपना खुला दिल रखा, उन्होंने भी बोला कि जी आप इतना हमारे लिए कर रहे हो ना, हम भी यही करेंगे। और उन्होंने भी क्या बोला कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, बाकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी गवर्नमेंट है, उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जितने डच होंगे उतने ही फ्रेंच होंगे। तो मतलब उन्होंने अपनी भाईचारे से बात निपटा ली, शांति रखी। तो ये 3 चीज़ें करी गई जिसकी वजह से शांति है। और एक चीज़ और करी गई, अब वो चीज़ क्या करी गई, पहले तो मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ, उस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से वो चीज़ करनी पड़ी। बात ये थी कि हमारे श्रीलंका में ना पहले क्या था कि ज़्यादातर जो आपको पता है रूल्स और रेगुलेशन थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में थे ज़्यादातर फ्रेंच, ठीक है। दिक्कत ये होती थी कि डच लैंग्वेज से, कल्चर से, या उनके जो भी लिंग्विस्टिक इश्यूज़ थे ना, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते थे, उनकी जो बुक्स होती थी जो कि डच लैंग्वेज में होती थी, उनसे रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशन है वो फ्रेंच लोग ही बनाते थे, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट, तीसरी काइंड की गवर्नमेंट बनाई गई। कहाँ पर, हमारे बेल्जियम के अंदर, जिसको कहा जाने लगा कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है जी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यानी 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक तो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो थी 3 अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई हमारे बेल्जियम में। डच कम्युनिटी गवर्नमेंट को डच लोग चुनते थे, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट को फ्रेंच लोग चुनते थे, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट को जर्मन लोग चुनते थे। ये एक मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि कौन चुनता था कौन सी गवर्नमेंट को। तो डच को चुनते थे, फ्रेंच को चुनते थे, और जो हमारे जर्मन है वो जर्मन को चुनते हैं। लिखा ना, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज ओनली, या वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ओके। और ये क्या करते थे, कल्चर, एजुकेशनल, लैंग्विस्टिक रिलेटेड इशू को देखते थे, ठीक है। तो ये था जी बेल्जियम मॉडल। और मैं बता दूं ये मॉडल जो था बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था। अच्छा एक चीज़ नोटिस करोगे आप, यहाँ बेल्जियन लिखा है, बेल्जियम और बेल्जियन एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। चलो, और ये है ना एक पिक्चर मैंने बोला था, हर पिक्चर क्लियर कराएंगे। सिविल वॉर की डेफिनेशन लिखी है बेसिकली, अ वायलेंट क्लैश बिटवीन दी अपोजिंग ग्रुप विद इन दी कंट्री। एक ही कंट्री के अंदर जब 2 ग्रुप जो है वो वायलेंट हो जाए, एक दूसरे को अपोज करने वाले, तो उसी को कहते हैं सिविल वॉर। ये बेसिकली है ना एक स्ट्रीट वो दे रखा है एड्रेस वगैरह के लिए, इसमें आप देखोगे ऊपर में फ्रेंच की तरफ और नीचे डच में लिखा हुआ है। तो कितनी अच्छी बात है ना, दोनों में लिखा हुआ है। तो यही दिखाया गया। और मैं आपको बता दूं आज है ना इतनी शांति है हमारे कहाँ पर, बेल्जियम के अंदर, कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ना, बहुत बड़ी बात होती है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होना। इंडिया में बहुत कम है, जहाँ तक मेरे को पता है भी नहीं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ना वो भी ब्रुसेल्स में है, इतनी शांति है वहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। तो इसमें बेल्जियम में दे रखा है, सॉरी श्रीलंका के बारे में दे रखा है। जैसे इसमें बता रखा है कि जो श्रीलंका था उसने बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाया, ठीक है। श्रीलंका जो था उसने बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल दिखाया और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही काम करना शुरू किया, उन्हीं का डोमिनेंस क्रिएट करने की शुरू करी, और जिसकी वजह से कंट्री की यूनिटी आ गई, अंडरमाइन हो गई, और कंट्री को तोड़ने की बात तक करने लग गए तमिल, है ना।
तो ये हो गया। चलो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। बट पहले तो इस पिक्चर पे आते हैं, ठीक है। ये पिक्चर बेसिकली जर्मन गवर्नमेंट, देखो ये लिखा हुआ है जर्मन गवर्नमेंट, और इसमें आप देखोगे बड़ी अजीब सी पिक्चर है। इसमें एक कार है और कार में 2 स्टीयरिंग व्हील है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। जर्मनी के अंदर है ना 2 मेन गवर्नमेंट थी, ठीक है, 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसमें से एक थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, और दूसरी जो हमारी पार्टी थी उसका नाम था जी क्या, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, या सॉरी हाँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो 2 पार्टी थी, एक तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। बेसिकली जो दोनों की दोनों पार्टी थी ना, ये दोनों की दोनों राइवलरी पार्टी थी और दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, ठीक है। इंडिया का कांग्रेस बीजेपी मान के चलो, बिल्कुल ऑपोजिशन थी ये, बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी, दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, ना पॉलिसी को लेकर ना किसी भी चीज़ को लेकर। बट फिर भी वो दोनों की दोनों साथ आए। अच्छा जी, साथ क्यों आए? क्योंकि ये ना हमारे जर्मनी में क्या गेम है कि अगर आपको अपनी गवर्नमेंट बनानी है ना तो आपको मेजॉरिटी के वोट लेने होंगे। अब दोनों के पास मेजॉरिटी के वोट नहीं थे, इसलिए दोनों की दोनों जो पार्टियाँ थी वो साथ में आ गई और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। तो देखो ये पावर को कैसे उन्होंने मतलब एक तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश करी उन्होंने, मिल गए वो, है ना, एक तरह से अपना डोमिनेंस। अब इससे दोनों को ही फ़ायदा हुआ, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी को भी फ़ायदा हुआ और हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि दोनों की गवर्नमेंट बनी थी मिलके, है ना। तो ये बात लिखी हुई है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो है कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी जो होती है ना कॉन्फ्लिक्ट की, वो कम हो जाती है। मतलब 2 सोशल ग्रुप में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वो कम हो जाता है। देखो बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग कर ली थी, तो इसकी वजह से जो लड़ाइयाँ थी वो डच और फ्रेंच के बीच में ख़त्म हो गई थी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है कि इससे पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो स्टेबल रहता है, ठीक है। ये लिखा है पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू एंश्योर दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पावर शेयर नहीं करी तो लोगों का जो भरोसा था, तमिल लोगों का भरोसा था जो श्रीलंका की गवर्नमेंट से हट गया था, तो यही बात लिखी हुई है। बट बेल्जियम की लोगों का जो भरोसा था वो बेल्जियम की गवर्नमेंट पे और बढ़ गया था, क्योंकि उसने पावर शेयर कर दी। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जब हम मेजॉरिटी की विल को माइनॉरिटी कम्युनिटी पे थोपते हैं तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छा लगता है। श्रीलंका के जो हमारे सिन्हाला लोग थे उनको भी लगा ओहो जी मेरे बच्चों को एडमिशन मिल रहा है कॉलेज में, प्रेफरेंस मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ओह सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, बहुत बढ़िया, बुद्धिज़्म प्रमोट हो रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी शॉर्ट टर्म में, बट एंड में कंट्री और तोड़ने की बात हो गई थी। मतलब खून खराबा और ये तो हुआ ही हुआ, और साथ में कंट्री को डिवाइड करने की भी बात हो गई थी, ठीक है। तो टेरेनी ऑफ दी मेजॉरिटी, टेरेनी का मतलब होता है एक तरह से अत्याचार। मेजॉरिटी जो है वो अगर अत्याचार करती है माइनॉरिटी पे, मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी पे अत्याचार करती है, तो इससे सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं मेजॉरिटी को भी नुकसान होता है। जैसे कि आपने देखा एंड में जो भी तमिल के साथ हुआ, फिर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी, तो इससे सिर्फ तमिलों को मतलब वो नहीं हुआ, इससे सिन्हाला के भी बहुत सारे लोग मरे, ठीक है। क्योंकि देखो भीड़ होती है, भीड़ बस देखती है कि जी अलग है तो फिर मारना शुरू कर देती है ना। तो मतलब खून खराबा हुआ बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। तो ये तो था जी हमारा एक प्रूडेंशियल रीज़न, ठीक है। ये देखो एक वर्ड लिखा है प्रूडेंशियल। अच्छा प्रूडेंशियल का मतलब समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बेसिकली है ना इसमें वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, इसमें 2 चीज़ें लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है जी प्रूडेंशियल रीज़न और एक लिखा हुआ है मोरल रीज़न। ये देखो दिख भी रहा होगा आपको, प्रूडेंशियल रीज़न और मोरल रीज़न। सिंपल समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मान लो आपकी लड़ाई हो जाती है किसी से, ठीक है। एक बंदा आता है और वो बोलता है कि लड़ो मत, ठीक है। आप पूछते हो जी क्यों मत लड़ो, तो बोलता है कि चोट वगैरह लग जाएगी, खून वगैरह निकल जाएगा, तो आप लड़ो मत, ठीक है। इसे कहते हैं प्रूडेंशियल रीज़न, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, पूरी बात सुनना। मोरल रीज़न क्या होता है? मान लो फिर से आप दोनों किसी लड़ाई होती है आपकी और किसी दूसरे बंदे की लड़ाई होती है, तीसरा बंदा आता है वो कहता है लड़ो मत, आप पूछते हो क्यों मत लड़ो। इस बार वो बंदा ये बोलता है कि लड़ना बुरी बात है इसलिए मत लड़ो। वो देखो प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है कि हम आउटकम की बात करते हैं जी, चोट लग जाएगी, खून हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन गेन और लॉस की बात करते हैं, कैलकुलेटेड गेन और लॉस की बात करते हैं। बट मोरल रीजन में हम मोरालिटी की बात करते हैं जी, मत लड़ो, खून खराबा मत करो, अच्छी बात नहीं है, लड़ना अच्छी बात नहीं है, भाईचारे पे रहो, ये मोरालिटी की बात होती है।
ठीक है। तो चलो जी, तो ये हमें बेसिकली वो रीज़न तो समझ आ गए। ये जो अभी तक हमने देखे थे प्रूडेंशियल रीज़न देखे थे, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है ना, और कंट्री की यूनिटी जो है वो अंडरमाइन नहीं होती अगर हम पावर शेयर कर लेते हैं तो। अब थोड़ा मोरल रीज़न देख लेते हैं। पहला चीज़ तो ये लिखा है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट या वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। पावर शेयरिंग इज द डैश ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये बात याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात है कि पावर शेयरिंग में हमेशा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें हमेशा उस बंदे के साथ पावर शेयर करनी चाहिए जो आपके रूल से इफेक्ट हो रहा हो, ठीक है। अगर आप श्रीलंका के अंदर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हो तो कहीं ना कहीं इससे तमिल को भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। उनके बच्चों को कॉलेज में एडमिशन या स्कूल में एडमिशन लेने पे फ़र्क पड़ेगा, तो उनकी भी बात सुननी चाहिए, ये बात लिखी हुई है, ठीक है जी। ओके जी, ये बात आपको समझ आ गई। और यही बात मैं आपको बता दूं, ये मैंने नोट्स में भी लिख रखा है। नोट्स में वैसे मैंने पूरा ही समझा रखा है, बट क्योंकि बच्चों ने बोला कि सर समझाओ दोबारा, तो मैंने कहा जी क्यों नहीं। तो ये देखो मैंने अच्छे से लिख रखा है, मोरल रीज़न और ये आपके प्रूडेंशियल रीज़न, ठीक है। चलो अब आते हैं जी हमारे लास्ट टॉपिक पे, ठीक है। बट उससे पहले है ना कुछ पिक्चर वगैरह दे रखी होगी। ये दे रखा है बेसिकली खलील के बारे में लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये जो खलील है वो अपना लेबनान से था, बेरूट के अंदर रहता था वो, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं ना, लेबनान में दो टाइप के ज़्यादातर, मैं आपको चलो सुन लो। तो कहानी क्या है कि जो हमारा खलील है ना, खलील ही लिखा है, खलीद है, खलील ही है, ओके जी, खलील है, खलील डायलेमा। अब इसमें क्या है कि जो खलील है उनकी जो मदर है वो है जी सुन्नी मुस्लिम, और जो उनके जो फादर हैं वो है जी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, मतलब क्रिश्चियन है उनके पिताजी, और माताजी सुन्नी मुस्लिम है। सुन्नी जो होता है एक सेक्ट होता है मुस्लिम में, ठीक है। जैसे शिया सुन्नी सुना होगा आपने, तो मुस्लिम में एक सेक्ट होता है, ठीक है। तो अब क्या था कि वहाँ पर है ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट चले। मैं आपको बता दूँ, लेबनान में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, खून खराबा बहुत हुआ वहाँ पर, ठीक है, क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में। बट एंड में क्या था, सारे के सारे लीडर शांति से बैठे और उन्होंने बोला जी हमें ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना है। तो ये बात बोली गई कि जी जो हमारा क्या कहते हैं कंट्री पे जो प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर शिया मुस्लिम होगा, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा जो कि शिया मुस्लिम को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें करी गई, ठीक है, ताकि सारे के सारे लोग जो थे वो शांति से रह सके। ऑल्दो आज जो है वो मेजॉरिटी में है मुस्लिम, वहाँ पर जो क्रिश्चियन है वो बहुत ज़्यादा कम है, अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, बट सबसे ज़्यादा लोग मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है आज। बट चल रहा है ये सिस्टम, आज भी चल रहा है। बट खलील इससे परेशान है, वो कहता है कि जी यार ये तो गलत है, वोटिंग करवाओ, वोटिंग करवाओ, जिसको वोट मिलते हैं, अगर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करवाओ, जिसको जो वोट मिलते हैं, चाहे वो किसी का भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हो, शिया मुस्लिम हो, सुन्नी मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसको जिसको वोट मिलते हैं उसको बनाओ। तो ये डायलेमा है बेसिकली इसका, ठीक है। बेसिकली आपसे बेरूट और लेबनान के बारे में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू हर एक क्वेश्चन अपने को क्लियर करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं जी इस पे, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। चलो एक बात तो हमें समझ आ गई कि जी पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग करना ही करना है हमको। अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो दिक्कतें क्रिएट हो गई, ठीक है। तो पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग सबको करनी चाहिए, और पावर शेयरिंग अगर नहीं करी तो दिक्कतें क्रिएट होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि पावर शेयर हम कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, इसमें है ना नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से बहुत छोटे में लिख रखा है कि हम पावर शेयर कैसे कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बुक से ही समझाऊंगा, ठीक है। बट 4 पावर शेयरिंग के तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है कि पहला तरीका इसमें ये देखो ये लिखा है, पहले तो ये लिखा है कि पावर, पहले क्या होता था कि पावर शेयर नहीं हुआ करती थी, पहले एक ही बंदे के पास पावर रहती थी। पहले पता ही आपको राजा रानी वाला सिस्टम चलता था, पर आज जो है राजा रानी वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है, आज जो है वो पावर बढ़ती है, ठीक है। अच्छा ये पिक्चर समझा देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है ना पिक्चर, पहले तो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये 2 लीडर दिख रहे हैं, ठीक है। आप देखो इस पर लिखा है पुतिन और इस पर लिखा है बुश। अच्छा ये पुतिन और बुश क्या है, ये है जी हमारे व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन कौन है, रशिया के लीडर। ये कौन है जी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 2005 की है ये बात, मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली है ना उस टाइम क्या हुआ था, जो हमारे पुतिन थे ना, ठीक है, आज भी हैं पुतिन तो लीडर, वैसे मैं बता दूं तो पुतिन ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया था और अपने आप को ज़्यादा पावर दे दी थी, प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दे दी थी, ठीक है। और बेसिकली डेमोक्रेसी है वहाँ पर, बट नाम की डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश करी थी और ज़्यादा पावर अपने पास रखी थी पुतिन ने। मतलब दोबारा समझाऊंगा, देखो सिंपल सीधी बात है, रशिया के अंदर डेमोक्रेसी है, कहने की डेमोक्रेसी है, बोला जाता है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, बट वहाँ पर क्या है कि पुतिन ने 2005 में एक एक्ट लेकर आया था जिसमें उसने बोला कि जो मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसने बोला मैं प्रेसिडेंट हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी पावर को बढ़ा रहा हूँ,
ठीक है। और उसी टाइम क्या होता है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं, वो जाते हैं जी हमारे कहाँ पर, रशिया के अंदर। अब इस मीटिंग को पता है इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ज़रूर जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे, जब वो पुतिन के पास रशिया के अंदर गए होंगे ना, तो पक्का जो हमारे पुतिन है उन्होंने यही बोला होगा, वी गोचा कीप द रीन टाइट व्लादिमीर, मतलब रीन का मतलब समझते हो ना, ये जो लगाम है हमें, ये देखो लिखा है डेमोक्रेसी, तो एक घोड़े की लगाम, यानी इस डेमोक्रेसी की लगाम हमें खींच के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी की जो है वो धीरे धीरे पावर ख़त्म कर रहा हूँ, अपने पास ज़्यादा पावर ले रहा हूँ, आप भी ऐसा करो, ऐसा दिखाया गया है इस पिक्चर में। ठीक है जी, ओके, समझ आ गया आपको, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड लेना चाहता है वो। ओके, अब इस पिक्चर में है ना एक और चीज़ नीचे पूछा गया, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेट द पॉइंट बीइंग मेड हेयर। मैं आपको बता दूं ऐसी चीज़ है ना एक और बार हुई थी, जैसे इसमें लिख रखा है ना कि पुतिन ने क्या किया था, पावर अपने पास ले ली थी, ज़्यादा पावर कर दी थी, डेमोक्रेसी की पावर को कम कर दिया गया था। ऐसा ही हुआ था कहाँ पर, हमारे बांग्लादेश में। मैं बता दूं बांग्लादेश में एक शेख मुजीब रहमान थे, जो शेख हसीना है ना आज जो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्हीं की डॉटर है वो। ठीक है, तो उनके जो पिताजी थे वो है ना एक पार्टी के मेंबर थे, अवामी लीग। ठीक है, अवामी लीग एक पार्टी थी, तो उस टाइम वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, बट उन्होंने क्या किया, मुजीब रहमान ने सारी पार्टी हटा दी और बोला सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, कौन सी, अवामी लीग, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, वो भी डेमोक्रेसी को ख़त्म करना। देखो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, बट बांग्लादेश में जो मुजीब रहमान थे उन्होंने तो पॉलिटिकल पार्टी सारी ख़त्म कर दी थी, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जी जो वो थे मुजीब रहमान, वो भी बिल्कुल व्लादिमीर की तरह ही कर रहे थे और अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और डेमोक्रेसी ख़त्म कर रहे थे, है ना। चलो, पावर शेयर करने के क्या क्या तरीके हैं, तो पहला तरीका है जी अमंग दी डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर मैं आपको यहाँ से समझा दूँ, ठीक है। वैसे मैंने ये समझा रखा है टॉपिक पहले भी, है ना। ऊपर सबसे पहली लाइन पे ही हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है, याद होगा आपको, मैंने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी 3 वर्ड बोले थे। तो पहली फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, जब हम पावर को डिफरेंट ऑर्गन में बांटते, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इंडिया में ही ऐसा होता है, आपको पता है इंडिया में लेजिस्लेचर है लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव IPS IAS होते हैं, जिसमें जुडिशरी में कोर्ट वगैरह आते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो है ऑर्गन है और इनमें पावर बांटी जाती है, इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इन तीनों में से कोई भी जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, तीनों इक्वली पावरफुल होते हैं और तीनों एक दूसरे पर चेक रखते हैं। चेक का मतलब अगर लेजिस्लेचर कोई गलत काम करता है तो जुडिशरी रोकेगा, अगर एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम करता है तो उसको जुडिशरी रोकेगा, अगर जुडिशरी कोई गलत काम करती है तो लेजिस्लेचर रोकेगा, लेजिस्लेचर कोई गलत काम करते तो एग्जीक्यूटिव रोकेगा, एग्जीक्यूटिव करती है तो लेजिस्लेचर भी रोक सकता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे पर चेक रखते हैं और इसीलिए इसको चेक एंड बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। ये देखो जी दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले तो ये लिखा है कि पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और इसमें क्या होता है, तीनों की तीनों ऑर्गन एक दूसरे पर चेक रखते हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट जो है, ठीक है, हमारी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पर चेक रखती रहती है, इसलिए इसको सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो याद रखना, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का पार्ट है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको, ओके। अच्छा, इससे पहले एक और बात बता दूं, थोड़ा सा आगे हम बढ़ रहे हैं, खत्म होने वाला है। हमारे जो अलग अलग चैनल हैं, जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, यूनिक वर्ल्ड हो गया, तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इस चैनल को 100K तक पहुँचाया। कभी भी मतलब सोचा भी नहीं था यार, जब चैनल बनाया था ना, बिल्कुल नहीं सोचा था। बस एक ये सोचा था कि बच्चों की हेल्प हो जाए, बहुत है। बट आप इतनी आगे तक ले गए हो ना मेरे को कि मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, बच्चे कहते हैं सर आप मेहनत कर रहे हो, इसी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। दोस्त ये नहीं है, हर बंदा मेहनत करता है, बट मेहनत को जब तक कोई प्रेज़ करने वाला नहीं होता ना, वो मेहनत सिर्फ मेहनत रह जाती है। और आपने मेरी मेहनत को प्रेज़ किया है, तो इसके लिए सबसे बड़े जो सब्सक्राइबर का जो काउंट है वो आपने बढ़ाया है। और इस जो भी एक सक्सेस रही हो, उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है, मेरे से ज़्यादा बड़ा रोल आपका है। ठीक है, और मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है, ठीक है, प्यार दिया है, वैसे ही बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। आप फैमिली का पार्ट बन रहे हो तो पूरी फैमिली का पार्ट बनना। सारे हमारे चैनल मेन पॉइंट टेक हो गया, जहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड, एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, एनिमेटेड वीडियो कैसे बना सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ। यूनिक वर्ल्ड हो गया, अलग अलग फैक्ट वगैरह चीज़ें देखने के लिए मिलती है। मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, मेरा व्लॉगिंग चैनल है। ठीक है, अभी मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, वैसे तो थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, कुछ जानते भी होंगे मेरे को, बट आप वो वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है जी, चलो दूसरा पावर शेयरिंग का पार्ट आते हैं, दैट इज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है,
जब पावर डिफरेंट लेवल पे बटी हुई हो तो इसको कहते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। याद है ना हमने पावर शेयरिंग में देखा था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में पावर में कि तीनों के पास इक्वल पावर है। मैंने बोला था ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में से कोई पावरफुल नहीं है, तीनों इक्वली पावरफुल है। बट जो हमारा फेडरल डिवीजन ऑफ पावर होता है ना, जिसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसमें जो पावर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में बटी हुई होती है। जैसे इंडिया में होता है, आपको पता है ना इंडिया में 3 टाइप की गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे इस टाइम जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 2021 में वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो इस टाइम जो है वो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो किसकी है, वो है जी बीजेपी की। स्टेट गवर्नमेंट, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमारी है जी आम आदमी पार्टी की, ठीक है। और अभी ही जो मेरे लोकल है, जो मैं बता दूं एमसीडी वगैरह के हैं, वो भी हमारे आम आदमी पार्टी के हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे भी गवर्नमेंट बटी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से कम पावर होती है, और लोकल गवर्नमेंट के पास इन तीनों में से सबसे कम पावर होती है। मतलब इसमें बटी हुई है पावर, डिफरेंट लेवल पे जो पावर बटी हुई होती है उसी को कहते हैं हम फेडरल फॉर्म ऑफ पावर या फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। ये इंडिया इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और इसमें सबसे ज़्यादा पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है जी। ये आपको क्लियर हो गया? ओके, चलो जी, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर होता है और इसमें अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है ना डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री, ये बात लिखी हुई है, ठीक है। मतलब लोकल गवर्नमेंट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। तो ये सारी की सारी बातें लिखी गई है, ठीक है। चलो ये 2 पॉइंट हमें समझ आ गए। कौन सा? एक तो था जी हमारा कौन सा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, और दूसरा था जी हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसको वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। याद रखना, ये बात मैं बताना भूल गया। ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो जी, देखो देखो लिखा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, दिख रहा है ना, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं इसको। किसको? फेडरल डिवीजन को, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट बांटी जाती है, पावर बांटी जाती है। नेक्स्ट है जी हमारा कि पावर जो है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी बांटी जाती है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है जी? इसका एग्जाम्पल है हमारा बेल्जियम। याद है ना, बेल्जियम में अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर बांटी गई थी। डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना, और हमारी जो थी जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये क्या है, अलग अलग ग्रुप में पावर बांट दी। तो इसी को कहते हैं जी पावर शेयर्ड अमंग दी डिफरेंट सोशल ग्रुप। जैसे इंडिया के अंदर भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, आपको पता है एससी के लिए भी कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होती है ना। तो इनके लिए एक तरह से आप कह सकते हो ये भी एक एग्जांपल है कि पावर जो है वो सोशल ग्रुप को दे दी गई है ना। तो यही है, आपको समझ आ गया ना। तीसरा पॉइंट क्या था कि पावर में ऑल्सो शेयर्ड अमंग दी डिफरेंट सोशल ग्रुप, ठीक है। ये देखो ये लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखा नहीं, लिखा है ना कि पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग दी डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। जैसे बेल्जियम में क्या था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बटी हुई थी, ठीक है। हमारे इंडिया में लिंग्विस्टिक पे तो नहीं बटी हुई होती, अलग अलग कंट्री में जैसे कुछ पे रिलीजियस में बटी हुई होती है, ठीक है। इंडिया में आप कह सकते हो रिलीजियस में बटी हुई है, जैसे कि आई एम नॉट श्योर, हिंदुओं का नहीं पता मेरे को, पर जैसे मुस्लिम में वक्र बोर्ड होता है, ठीक है, और वक्फ बोर्ड होता है। हिंदू में नहीं होता शायद, बट वक्फ बोर्ड होता है, ठीक है। अपने सिख में होता है गुरुद्वारा कमेटी होती है। ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाए गए होते हैं। मतलब बेसिकली वो होते तो उसको मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, ठीक है, अपना गुरुद्वारा हो गया, अपना मस्जिद हो गया, अपने मंदिर हो गए, इनकी रख रखाव के लिए होता है, ठीक है जी। चलो ये क्लियर हो गया। ऑल्दो जो मैं अगर इंडिया में हिंदू उसकी बात करूं तो जो ज़्यादातर टेम्पल्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जबकि नहीं होता अपने गुरुद्वारों में, ऐसा नहीं होता, और मस्जिदों में ऐसा नहीं होता। मस्जिद का पूरा कंट्रोल आप कह सकते हो कि मुस्लिम कम्युनिटी के पास है। गुरुद्वारों का कंट्रोल या मैं कहूँ रख रखाव, कंट्रोल नहीं बोलना चाहिए, मस्जिद के केस में भी नहीं बोलना चाहिए, मस्जिद के केस में भी सारा का सारा रख रखाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्लिम कम्युनिटी की बनती है, उसमें से कुछ लीडर्स की बनती है, ठीक है। और अगर बात करें जो हमारे गुरुद्वारों की जो रख रखाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिख कम्युनिटी के लोगों की होती है, ठीक है। और अगर मैं आप बात करूँ हिंदू में ज़्यादातर जो भी मंदिर वगैरह है उस पर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और उस पर जो भी पैसा वगैरह जाता है वो मंदिर के वेलफेयर में नहीं, गवर्नमेंट के टैक्सेस में जाता है, मतलब गवर्नमेंट के पास जाता है पैसा, ठीक है। चलो मतलब बेसिकली समझ आ गया आपको कि पावर जो है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बेसिस पे भी बटी हुई होती है, ठीक है। चलो जैसे कि आपने सुना होगा, मैं आपको समझाता हूँ, आपने शायद, चलो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ मैरिज रिचुअल्स होते हैं, ठीक है।
इंडिया में तो वैसे आप कोर्ट में जाके अपना वो लिख कर साइन वगैरह करके आप मैरिड हो जाते हो कि हाँ जी शादी हो गई। बट मैं आपको बता दूं कि अलग अलग, जैसे कि मैंने आप समझाता हूँ, आपने अभी अच्छा 3 तलाक का एक मुद्दा सुना था आपने, है ना, सुना होगा 3 तलाक का एक मुद्दा सुना होगा। देखो पहली बात तो यार आप है ना इसको सही ढंग में लेना, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसको समझने की कोशिश करना, ना कि इसको गलत वे में ले जाओ, ठीक है। देखो ये जो है एक पर्सनल मैटर है, ठीक है। ऑल दो एक पर्सनल मैटर है, ये हर बंदे की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो कहाँ भी शादी करे, किसी को भी तलाक दे, कुछ भी करे, ठीक है। बट दिक्कत तब बढ़ जाती है जब वो ये बोलते हैं कि जी हम सिर्फ, जैसे आप देखो मैंने सुना है, मैंने बहुत सारे मुस्लिम से सुना है कि 3 तलाक जो है वो मुस्लिम में नहीं होता, मतलब इस्लाम में नहीं है 3 तलाक, कि आप 3 तलाक देके अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं है। मैंने सुना है, आप देखो मेरे को कंफर्म नहीं है, मैंने जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट कुछ लोग ऐसा करते हैं, मतलब गलत करते हैं, जो लिखा हुआ नहीं है या जो बोला हुआ नहीं है उसको करते हैं, है ना, मतलब गलत करते हैं, 3 तलाक देके अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं, अब अगर ऐसा होता है तो वुमेंस के साथ सोचो ना कितना बुरा। वैसे एक शाहबानो केस में भी ऐसा हुआ था, आपने शायद ना सुना हो। तो इससे क्या होता है, दिक्कतें क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया था, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि मुस्लिमों के लिए भी अलग से एक रूल्स वगैरह होते हैं उनके, कि मैरिज का, जैसे आपने सुना होगा जब गवर्नमेंट ने 3 तलाक को हटाया था तो बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था, ये बोला था कि ये हमारे उसमें आता है, ठीक है, इस पर रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम हमारा है, ठीक है, मतलब ये हम देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं पता कि सही में वैसे तो नहीं होता, जितना मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना है कि नहीं होता, इस्लाम में नहीं होता। बट जो भी है, अगर आप कोई है मुस्लिम जिसको पता है इसके बारे में तो नीचे कमेंट लिखे, ताकि बच्चे समझ पाए, ठीक है। बच्चे क्या समझ पाए, अभी बच्चों या अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि पावर शेयरिंग बिटवीन दी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एट द मूवमेंट। अब क्या है कि पावर शेयरिंग जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में भी बांटी गई है। जैसे मैं बताता हूँ, इंडिया में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, या कोई प्रेशर ग्रुप या कोई भी अगर आंदोलन करता है तो क्या गवर्नमेंट उसे रोक सकती है? द आंसर इज नो, उसे रोक नहीं सकती जब तक वो वायलेंट ना हो जाए। आप अगर कोई आंदोलन कर रहे हो, वो शांतिप्रिय ढंग से कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट कभी भी नहीं रोक सकती। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि प्रेशर ग्रुप में, दूसरे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी में भी पावर होती है, लोगों में भी पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं जो अनवायलेंट हो, अपनी बात को सामने रख सकते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है जी। तो यही है चौथा तरीका। इससे भी हमें पता चलता है कि इंडिया में पावर शेयर कर रखी है नॉर्मल लोगों में भी, ठीक है। चलो जी, आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। नहीं, और कोई पिक्चर वगैरह नहीं है इस चैप्टर के। मैं एमसीक्यू पहले अपलोड कर चुका हूँ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके लिए आप मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू की वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने छोड़ा है, ओके। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक क्लियर कर रखी है। तो ये दे रखा है ना कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर, कोई भी जो है अपनी बात को रख सकता है, डिमांड कर सकता है, आंदोलन वगैरह कर सकता है, यही बात लिखी हुई है, ठीक है। पिक्चर भी सारी की सारी मैंने क्लियर करवा दी इस चैप्टर की, और इस चैप्टर के एमसीक्यू के बारे में बता चुका हूँ। नोट्स वगैरह वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, अलग अलग चैनल हमारे दे रखे हैं, उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।